दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति की बिसात पर सबसे बड़ा हथियार कोई सुपरसोनिक मिसाइल या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता, बल्कि वो पुराने और पीले पड़ चुके कागजात होते हैं जिन पर इतिहास की सीमाएं तय होती हैं। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, क्या हो जब कोई देश पूरी दुनिया के सामने चीख चीख करके भारत की जमीन पर अपना दावा ठोके, पुराने नक्शे लहराए और अचानक से पता चले कि जिस ऐतिहासिक संधि के दम पर वो ये सब कर रहा था, उसके असली कागजात ही उसकी संसद से गायब हो चुके हैं। क्या वो ऐतिहासिक सबूत किसी ने चुरा लिए या फिर वो कभी थे ही नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, जब काठमांडू से भारत के खिलाफ बयानबाजी का शोर मच रहा था, तब दिल्ली के साउथ ब्लॉक के अंदर बैठे विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल पूरी तरह से खामोश क्यों थे? क्या वो भारत की कमजोरी थी या फिर नेपाल के लिए बुना गया एक ऐसा खौफनाक जियोपॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक चक्रव्यूह जिसकी भनक काठमांडू के अति राष्ट्रवादी नेताओं को कभी लगी ही नहीं? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम डिकोड करेंगे भारत और नेपाल के बीच में चल रही उस कूटनीति को, जहां बिना एक गोली चलाए, बिना एक भी कड़वा शब्द बोले, भारत ने कैसे अपने सबसे बड़े सामरिक हथियार से ड्रैगन के प्रभाव को काट दिया है और नेपाल के 36 साल के युवा पीएम को एक नई हकीकत से रूबरू करवा दिया है। दोस्तों, कहानी की जड़ें आज से 2 सदी पुरानी हैं, लेकिन इसका असर आज यानी कि 2026 के जियोपॉलिटिक्स में पड़ रहा है। दोस्तों, मामला जुड़ा है हमारे उत्तराखंड के लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा से। दोस्तों, नेपाल का दावा है कि 1816 की सुगोली संधि के मुताबिक काली या फिर महाकाली नदी के पूर्व का पूरा इलाका उसका है। इसी दावे को हवा में लेकर के नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली ने 2020 के अंदर एक नया राजनीतिक नक्शा पास कर दिया था और राष्ट्रवाद की एक ऐसी आग भड़काई जिसने भारत और नेपाल के सदियों पुराने रोटी बेटी के रिश्ते के अंदर दरार डाल दी। लेकिन दोस्तों, अब यानी कि अगस्त 2026 के अंदर नेपाल की संसद यानी कि प्रतिनिधि सभा के अंदर एक ऐसा राजनीतिक भूकंप आया है जिसने नेपाल के दावों की बुनियाद ही हिला करके रख दी। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने अपनी ही संसद के अंदर खड़े होकर के यह स्वीकार किया है कि नेपाल सरकार को खुद नहीं पता है कि 1816 की सुगोली संधि के असली आधिकारिक और हस्ताक्षरित दस्तावेज आखिर हैं कहां। दोस्तों, उन्होंने ऑन द रिकॉर्ड ये मान लिया है कि सरकार ने हर संभव सरकारी विभाग और नेशनल आर्काइव्स के अंदर बड़े पैमाने पर खोजबीन करवाई है, लेकिन सुगोली संधि का वो पक्का और ओरिजिनल दस्तावेज नहीं मिला है जिस पर 1816 के अंदर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस बैरशो और नेपाल के राजगुरु गजराज मिश्र ने हस्ताक्षर किए थे। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि एक कागज के गायब होने से क्या फर्क पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कानूनों और ग्लोबल डिप्लोमेसी के अंदर इसी कागज से दोस्तों सारा फर्क पड़ जाता है। अगर आप आईसीजे या यूएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर किसी जमीन के ऊपर अपना लीगल क्लेम करते हैं तो आपको ओरिजिनल ट्रीटी दिखानी पड़ती है। विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने कहा कि कुछ कागजात आर्काइव के अंदर जरूर हैं, लेकिन सरकार तकनीकी तौर पर यह पक्का नहीं कह सकती है कि वो ओरिजिनल संधियां हैं या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों, बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब नेपाल के रिकॉर्ड रूम से जरूरी संधियां गायब हुई है। 2016 के अंदर जब भारत और नेपाल के बीच में ईपीजे यानी कि इमिनेंट पर्सन्स ग्रुप की बैठकें हो रही थी, तब भी नेपाल 1950 की शांति और मित्रता संधि के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स खोजने के अंदर बुरी तरह से संघर्ष कर रहा था। बिना असली सुगोली संधि के नेपाल का कालापानी और लिम्पियाधुरा या फिर लिपुलेख पर दावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ताश के पत्तों की तरह ढह गया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का असली क्लाइमेक्स संधियों के गायब होने तक सीमित नहीं है। असली खेल तब शुरू हुआ जब 2026 के अंदर नेपाल की सत्ता का पूरा स्वरूप ही बदल गया। दोस्तों, 2025 के भारी जेएनजी प्रोटेस्ट के बाद में नेपाल का पुराना वामपंथी और पारंपरिक राजनीतिक ढांचा ढह गया। तब 27 मार्च 2026 को नेपाल की राजनीति के अंदर एक नए युग की शुरुआत हुई, जब आरएसपी यानी कि राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के 36 वर्षीय नेता बालेन्द्र शाह, जो पेशे से एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर रह चुके हैं, उन्होंने नेपाल के पीएम पद की शपथ ली।
बालेन शाह की राजनीति पुराने नेताओं की तरह अंध राष्ट्रवाद और भारत विरोध पर टिकी हुई थी। उन्होंने दोस्तों शुरुआत के अंदर अपना पूरा फोकस डिलीवरी बेस्ड गवर्नेंस, इकोनॉमी को सुधारने और यथार्थवादी राष्ट्रवाद के ऊपर लगाया। लेकिन दोस्तों इसी राष्ट्रवादी यथार्थवाद के चलते बालेन शाह ने नेपाली संसद के अंदर कुछ ऐसा कह दिया जो नेपाल के इतिहास के अंदर आज तक किसी राजनेता ने नहीं कहा था। बालेन शाह ने संसद के अंदर सरेआम ये स्वीकार किया कि सीमा विवाद पूरी तरह से एक तरफा नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से नेपाल ये दावा करता है कि भारत ने उसकी जमीन कब्जा ली है, उसी तरह से सच्चाई ये भी है कि कई स्थानों पर नेपाल ने भी भारत की जमीन पर कब्जा यानी कि एनक्रोचमेंट किया है। दोस्तों इस एक बयान ने नेपाल की राजनीति के अंदर भूचाल ला दिया। काठमांडू के सत्ता के गलियारों के अंदर सन्नाटा पसर गया। नीलांबर आचार्य जैसे पूर्व नेपाली राजनयिकों और सीमा विशेषज्ञों के अंदर खलबली मच गई। उन्होंने तुरंत इस दावे को खारिज करने की कोशिश की और कहा कि राज्य प्रायोजित अतिक्रमण का कोई सबूत नहीं है। बाद में नेपाल के विदेश मंत्रालय को डैमेज कंट्रोल करने के लिए मैदान में उतरना पड़ा और सफाई देनी पड़ी कि पीएम बालेन शाह केवल तकनीकी सीमा पार अतिक्रमण की बात कर रहे थे और लिपुलेख या फिर काला पानी के ऊपर नेपाल का आधिकारिक रुख नहीं बदला है। दोस्तों तकनीकी तौर पर यह सच भी है कि कई जगहों के ऊपर सीमा स्तंभों के गायब होने या फिर नदियों के रास्ता बदलने के कारण दोनों तरफ के किसान अनजाने में ही नो मैंस लैंड या एक दूसरे की सीमा के अंदर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक नेपाली प्रधानमंत्री का भारत के हक के अंदर ये तकनीकी सच भी स्वीकार करना अपने आप में एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट था। अब दोस्तों इस पूरी तस्वीर का एक सबसे दिलचस्प और रहस्यमय हिस्सा आप देखिए। दोस्तों जब नेपाल के अंदर पहले नक्शे लहराए जा रहे थे और अब संधि के गायब होने की खबरें आ रही हैं, और जब दोस्तों बालेन शाह के बयान के बाद में काठमांडू के अंदर बवाल मचा था, तब नई दिल्ली का रुख क्या था? क्या भारत ने कोई अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या भारत के विदेश मंत्रालय ने नेपाल को कड़े शब्दों के अंदर चेतावनी दी? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। नई दिल्ली के अंदर एक ऐसी नापी तोली रणनीतिक खामोशी छाई हुई थी जो अक्सर बड़े तूफानों से पहले या बाद में देखने को मिलती है। भारत सरकार, खासतौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल ने इस पूरे विवाद के ऊपर एक बेहद सोची समझी साइलेंट डिप्लोमेसी का रास्ता चुना। दोस्तों ये खामोशी भारत की कमजोरी नहीं थी, ये भारत का वो मास्टरमाइंड गेम था जिसे आज की कूटनीति के अंदर स्ट्रेटेजिक पेशेंस और जियो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। दोस्तों अजीत डोभाल का ये पुराना और परखा हुआ कूटनीतिक सिद्धांत रहा है कि जब भी किसी पड़ोसी देश के अंदर सत्ता का बड़ा परिवर्तन होता है और विशेष करके जब कोई युवा गैर पारंपरिक नेता सत्ता के अंदर आता है तो उसे सेटल होने का एक वक्त देना चाहिए। भारत जानता था कि बालेन शाह की सरकार को नेपाल की चरमराती इकोनॉमी को संभालना है। बालेन शाह ने सत्ता के अंदर आते ही हर 15 दिनों के अंदर वेतन देने और 100 सूत्रीय सुधार एजेंडा लागू करने का वादा किया। ऐसे में भारत ने सीमा विवाद जैसे भावनात्मक मुद्दे को हवा देकर के बालेन शाह को बैकफुट पर धकेलने के बजाय उन्हें अपनी घरेलू राजनीति के लिए पूरा स्पेस दिया। और दोस्तों यही कारण है कि 11 मई 2026 को भारत के विदेश मंत्री विक्रम मिस्री का जो नेपाल दौरा प्रस्तावित था, उसे भारत ने आखिरी टाइम के अंदर बहुत ही शांति से टाल दिया। भारत नहीं चाहता था कि उस गरमाए हुए माहौल के अंदर कोई उच्च स्तरीय वार्ता हो जिस पर नेपाली मीडिया तिल का ताड़ बनाए और बालेन शाह के ऊपर बेवजह का दबाव पड़े। भारत की कूटनीति का उसूल साफ था, डोंट रॉक द बोट। दोस्तों जब तक सामने वाला खुद अपनी उलझनों के अंदर है तब तक चुपचाप अपने सामरिक हितों को सुरक्षित करते रहो। और दोस्तों यहीं पर एंट्री होती है भारत के सबसे बड़े और अचूक हथियार की, जिसे जियो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जयशंकर और डोभाल की रणनीति बहुत ही स्पष्ट है। सीमाओं के विवाद को माइक पर चिल्ला करके नहीं सुलझाया जा सकता है। इसका पक्का इलाज ये है कि नेपाल को आर्थिक, ढांचागत और तकनीकी रूप से भारत के साथ में इतनी गहराई से जोड़ दिया जाए कि भविष्य के अंदर कोई भी सरकार भारत विरोधी रुख अपनाने का जोखिम तक ना उठा सके। दोस्तों आज भारत और नेपाल के बीच में क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट्स, यूपीआई इंटीग्रेशन, बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बिजली की सप्लाई और व्यापार को आसान बनाने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर पर युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। नई दिल्ली ये अच्छे तरीके से समझती है कि बालेन शाह की नई सरकार विकास को लेकर के बहुत ही गंभीर है और बिना भारत की मदद के नेपाल का विकास इम्पॉसिबल है। लिहाजा भारत ने सीमा विवाद को राजनीतिक मंच से हटा करके पूरी तरह से तकनीकी समितियों के हवाले कर दिया। इसका सबसे सटीक और ताजा उदाहरण अगस्त 2026 के अंदर देखने को मिला।
दोस्तों 7 से लेकर के 12 अगस्त 2026 के बीच में भारत और नेपाल के जल संसाधन विभागों की अहम बैठकें हुई हैं। दोस्तों बांके से सरलाही तक सीमा पर बाढ़ और जल भराव की जो गंभीर समस्या हर साल नेपाल और बिहार यूपी के लोगों को रुलाती है, उसके स्थायी समाधान के लिए दोनों देशों की जॉइंट टेक्निकल टीम्स ने लाल बकेया, बागमती और कमला नदियों के आसपास सघन फील्ड स्टडी करना स्टार्ट कर दिया है। इस स्टडी की फाइनल रिपोर्ट्स 10 फरवरी 2027 तक आनी है। इसके जरिए भारत ने नेपाल की जनता और वहां के सिस्टम को ये कड़ा लेकिन सकारात्मक संदेश दिया है कि भारत पुराने नक्शों और गायब संधियों की राजनीति के अंदर नहीं उलझना चाहता, बल्कि हम आपके असली जमीनी मुद्दों और बाढ़ प्रबंधन के ऊपर गंभीरता से काम कर रहे हैं। दोस्तों ये एक ऐसा कूटनीतिक दांव है जिसकी काट काठमांडू के सबसे कट्टर भारत विरोधी नेताओं के पास में नहीं है। लेकिन दोस्तों इस पूरे जियोपॉलिटिकल थिएटर के अंदर एक किरदार और है जो हमेशा से पर्दे के पीछे खेलता है, और वो है ड्रैगन यानी कि चाइना। लिपुलेख दर्रा कोई आम पहाड़ी रास्ता नहीं है, ये भारत के उत्तराखंड, नेपाल और चाइना के नियंत्रण वाले तिब्बत के बीच का एक बेहद संवेदनशील सामरिक ट्राई जंक्शन है। चाइना हमेशा से नेपाल को मोहरा बना करके भारत पर दबाव बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दोस्तों हाल ही के अंदर जब भारत और चाइना के बीच में कूटनीतिक बातचीत के बाद में लिपुलेख के जरिए आपसी व्यापार फिर से शुरू करने के ऊपर सहमति बनी तो नेपाल के होश उड़ गए। दोस्तों नेपाल ने तुरंत ही इस पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और काला पानी उसके इलाके का अहम हिस्सा हैं और भारत चाइना दोनों नेपाल की पीठ पीछे समझौता कर रहे हैं। दोस्तों यही वो पल था जब नेपाल के नीति निर्माताओं को रातों रात ये समझ में आ गया कि वो दो महाशक्तियों के खेल के अंदर सिर्फ एक मोहरा बनकर के रह गया है। चाइना ने नेपाल को भारत के खिलाफ भड़काया जरूर, लेकिन दोस्तों जब अपने व्यापार और सामरिक हितों की बात आई तो उसने नेपाल के दावों को दरकिनार करके सीधे नई दिल्ली के साथ में बातचीत करना मुनासिब समझा। चाइना की इस धोखेबाजी ने नेपाल की आंखें खोल दी। इसके बाद में नेपाल के कूटनीतिक रवैये के अंदर जो नरमी आई है वो भारत की उसी खामोश रणनीति का सीधा परिणाम है। दोस्तों अगस्त 2026 के अंदर ही मल्टीपोलर दुनिया के अंदर चाइना और दक्षिण एशिया विषय के ऊपर आयोजित एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल ने अपने बयानों की धार को पूरी तरह से कुंद कर लिया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नेपाल इस मुद्दे को लंबा खींचने के बजाय सुलझाना चाहता है और भारत साथ ही चाइना दोनों पड़ोसियों के साथ में स्वतंत्र रूप से साझेदारी मजबूत करना चाहता है। उन्होंने संप्रभु, समानता, आपसी सम्मान और एक दूसरे की जायज चिंताओं के प्रति संवेदनशीलता की बात कही। भारत की रणनीतिक खामोशी का ही दोस्तों ये कमाल था कि नेपाल जो कुछ साल पहले तक पूरी तरह से चाइना की गोद में बैठा हुआ नजर आ रहा था, अब अपनी विदेश नीति को बैलेंस करने पर मजबूर हो गया है। जब कूटनीतिक माहौल भारत के पक्ष में पूरी तरह से ठंडा और अनुकूल हो गया है, तब भारत ने अपना असली मास्टर गेम खेला है। दोस्तों जिस बालेन शाह से भारत के विदेश सचिव ने मुलाकात टाल दी थी, उसी बालेन शाह को भारत ने अचानक से एक ऐसा सम्मान दिया है जिसने नेपाल के भीतर उनके राजनीतिक कद को और ज्यादा बढ़ा दिया है। भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव ने काठमांडू के सिंह दरबार में मौजूद प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर पीएम बालेन शाह के साथ में 45 मिनट की एक बेहद अहम और लंबी मुलाकात की है। पद संभालने के बाद में किसी भी विदेशी राजनयिक के साथ में बालेन शाह की ये पहली आमने सामने की मुलाकात थी। इस मुलाकात के अंदर भारत ने बालेन शाह को जल्द ही नई दिल्ली आने का न्योता दिया है और बात सिर्फ दिल्ली आने की नहीं है, बल्कि भारत ने नेपाल को ब्रिक्स समिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत एक विशेष अतिथि के तौर पर शामिल होने का संकेत भी दिया है। दोस्तों जरा इस टाइमिंग और कूटनीति के लेवल को समझिए। दोस्तों बालेन शाह ने पद संभालने के पहले साल के अंदर किसी भी विदेश यात्रा पर ना जाने का फैसला किया था, लेकिन भारत ने उन्हें ब्रिक्स जैसे बड़े ग्लोबल मंच का न्योता देकर के एक ऐसा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया है जिसे ठुकराना नेपाल के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। दोस्तों ये न्योता सिर्फ एक शिष्टाचार मुलाकात नहीं है, ये भारत की तरफ से चाइना को एक सीधा संदेश है कि नेपाल भारत के प्रभाव क्षेत्र का एक अभिन्न हिस्सा है और हम अपने पड़ोसियों को ग्लोबल मंच पर अपने साथ लेकर के चलते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को भी भारत ने ब्रिक्स समिट के लिए आमंत्रित किया है। दोस्तों इसका साफ मतलब है कि भारत पूरे दक्षिण एशिया को अपने इर्द गिर्द एकजुट कर रहा है। नेपाल इस राजनीति का एक बहुत अच्छा किरदार है।
अब दोस्तों इस नेपाल के साथ में जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में बेहद इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वहां पर आजकल भारत को लेकर के हर बात यू टर्न में कन्वर्ट हो रही है। लिम्पियाधुरा वाला मामला हो, लिपुलेख वाला मामला हो या फिर कालापानी वाला मामला, इन सारे मामलों पर अब यू टर्न हो चुका है। यानी जो विवाद हुआ था अब वो पटाक्षेप की तरफ जा रहा है, क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। दूसरी बात आती है हमारी सेना को लेकर के, तो जिन गोरखा रेजिमेंट्स के अंदर इंक्लूड होने से नेपाल ने मना कर दिया था, आज वहां के युवा कह रहे हैं कि हम कैसे भी करके अग्निवीर इस स्कीम के अंदर शामिल होना चाहते हैं। दोस्तों कुछ वक्त पहले जिस तरह के फैसले बॉर्डर के ऊपर लिए गए थे वो सारे के सारे वापस हो चुके हैं। यानी कि नेपाल अब हर मामले में पीछे हटता जा रहा है, और जाहिर सी बात है इसका सारा जो कंट्रोल है वो हमारे दिल्ली से हो रहा होगा। तो आप इस मामले पर क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।